हेलो और वेलकम। आज के इस शानदार साइंस एक्सप्लेनर में हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चैप्टर धातु और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिकोड करने वाले हैं। इसे बस एलिमेंट्स के बीच एक महाकाव्य युद्ध या क्लैश की तरह सोचिए, जहां हर एक तत्व के पास अपनी एक अनोखी सुपर पावर है। विज्ञान की दुनिया में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स के नज़रिए से तो ये एक खजाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि सोना यानी गोल्ड सालों साल बिल्कुल वैसा ही क्यों चमकता रहता है, जबकि बाहर रखा लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा बहुत जल्दी जंग खा जाता है? मतलब दोनों ही तो एलिमेंट्स हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? बस इन्हीं रहस्यों को आज हम इस एक्सप्लेनर के माध्यम से सुलझाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इनके बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ मजेदार एक्सेप्शंस। उसके बाद बात करेंगे केमिकल बैटल्स यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की। फिर आएगा हमारा रिएक्टिविटी लीडर बोर्ड, आयोनिक बॉन्ड्स और आखिरी में एक छोटा सा क्विक रिवीजन और क्विज। एकदम पैक्ड सेशन है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। देखिए, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ना उनके गुणों के आधार पर मुख्य रूप से 2 गुटों में बांट दिया गया है। ये समझ लीजिए कि ये 2 अलग अलग टीम्स हैं। मेटल्स की टीम आमतौर पर आघातवर्ध्य यानी मैलिएबल होती है। इसका मतलब है कि आप इन्हें पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। ये तन्य यानी डक्टाइल भी होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। वहीं जो हमारी दूसरी टीम है नॉन मेटल्स की, वो आमतौर पर कुचालक होती है और उनमें कोई खास चमक दमक भी नहीं होती। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। भौतिक गुण और कहानी में आने वाले कुछ शानदार प्लॉट ट्विस्ट्स यानी अपवाद। अब जरा इन एलिमेंट्स की फिजिकल सुपर पावर्स को थोड़ा क्लोजअप में देखते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी का एक छोटे से सोने के टुकड़े से क्या कनेक्शन हो सकता है? हैरान मत होइए, ये धातुओं की तन्यता यानी डक्टिलिटी के गुण का एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। सच बता रहा हूं, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर पूरे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लिटरली 2 किलोमीटर्स। है ना कमाल की बात? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, अपवाद यानी एक्सेप्शंस। क्योंकि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब देखिए, आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी वो चमकीला होता है। कार्बन का एक फॉर्म है हीरा यानी डायमंड, ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये अब तक का ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट को ही ले लीजिए, अधातु होकर भी ये इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसी एल्कली मेटल्स इतनी मुलायम होती हैं कि आप उन्हें एक आम चाकू से मक्खन की तरह काट सकते हैं। सोचिए, धातुएं जो अपनी कठोरता के लिए जानी जाती हैं, उनका चाकू से कट जाना, ये सच में एक बेहतरीन प्लॉट ट्विस्ट है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, केमिकल बैटल्स यानी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब सवाल ये है कि जब ये मेटल्स हवा, पानी या एसिड्स के संपर्क में आते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारी बुक की एक्टिविटी 3.8 को इमेजिन कीजिए। जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है ना, तो वो एक बहुत ही चमकदार सफ़ेद आग, एकदम डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और राख में बदल जाता है। और जब इस राख को पानी में घोलकर हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बेसिक यानी क्षारकीय है। सिंपल सा रूल है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है, सभी मेटल्स एक जैसी स्पीड से रिएक्ट नहीं करते। सोडियम और पोटेशियम को ही ले लीजिए, ये इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि अगर आप इन्हें बस ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं। लिटरली आग। इसीलिए इन्हें शांत और सुरक्षित रखने के लिए हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब इस केमिकल वॉर में कुछ बहुत ही स्पेशल वॉरियर्स भी होते हैं, जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फिटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नॉर्मली धातु ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए
पानी के साथ धातुओं की अभिक्रिया को क्विकली समराइज करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये तो ठंडे पानी के साथ भी बहुत ही हिंसक यानी वायलेंट रिएक्शन करते हैं। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम और जिंक जैसी धातुएं थोड़ी स्मार्ट होती हैं। ये अपने ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं जो इन्हें आगे खराब होने से बचाती है। और सबसे आखिर में आते हैं हमारे वीआईपी मेटल्स, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये पानी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते, बिल्कुल जीरो। इसीलिए तो सोना पानी में भी अपनी चमक बरकरार रखता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, सक्रियता श्रेणी, या जिसे हम रिएक्टिविटी लीडर बोर्ड भी कह सकते हैं। इतने सारे रिएक्शंस देखने के बाद अब वक्त आ गया है मेटल्स की अल्टीमेट पावर रैंकिंग देखने का। ये टेबल हमारी केमिस्ट्री का लीडर बोर्ड है। यहाँ धातुओं को उनकी ताकत यानी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में सजाया गया है। टॉप पर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और सबसे नीचे हैं सोना और चांदी। अब इस लीडर बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, जो धातु इस लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाली कमजोर धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकती है, यानी उसे डिस्प्लेस कर सकती है। उदाहरण के लिए लोहा कॉपर से ऊपर है, इसलिए वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, आयनिक आबंध और धातुओं का निष्कर्षण। अब एक बड़ा सवाल, ये अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं? मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन को साथ आना है। सोडियम के सबसे बाहरी शेल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। तो क्या होता है? सोडियम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी क्लोरीन को डोनेट कर देता है। इस गिव एंड टेक से विपरीत ऑपोजिट चार्जेस वाले आयन बनते हैं, और ये आयन्स एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा रोजमर्रा का नमक। यही तो है आयोनिक बॉन्ड्स का असली जादू। और हाँ, अब इन मेटल्स को जमीन से निकालते कैसे हैं, यानी इनका निष्कर्षण कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं। जो धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान होता है, जैसे पारा यानी मर्क्यूरी। इसके अयस्क को हम सिनाबार कहते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब सिनाबार को हवा में गर्म किया जाता है तो ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है, और फिर बस इसे थोड़ा और गर्म कर दीजिए और लीजिए, हमें शुद्ध मर्क्यूरी मिल जाता है। एकदम सिंपल और स्ट्रीट फॉरवर्ड। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, क्विक रिविजन और क्विज टाइम। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। रेडी है? ये रहा आज का सवाल। जरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उस रिएक्टिविटी लीडर बोर्ड को याद कीजिए। अगर धातु ए धातु बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देती है तो उन दोनों में से लीडर बोर्ड में ऊपर कौन होगा? दूसरे शब्दों में, कौन सी धातु ज्यादा रिएक्टिव होगी? सोच लिया? और बिल्कुल सही जवाब, धातु ए। जो धातु दूसरी धातु को डिस्प्लेस कर सकती है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो मेरी मानिए इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपने मास्टर कर लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान को समझो, रटो नहीं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो पढ़ाई किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक शानदार एडवेंचर बन जाती है। खैर, जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर मान लीजिए हमारी दुनिया से अचानक सारी धातुएं गायब हो जाएं, तो सबसे पहली कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम करना बंद कर देगी? थोड़ा दिमाग लगाइए और अपनी इस क्यूरियोसिटी को, अपनी इस जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने दीजिए। सीखते रहिए।